नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। देश में 2024 की चुनावी गहमागहमी और बढ़ते सियासी पारे के बीच में आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बुरी खबर आज आई। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका खाए। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करने के दौरान जो कुछ भी कहा है, कैसे वो उनके केस को कमजोर करने वाला है, इसका आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीति पर क्या असर पड़ने वाला है, आज अरसत में सबसे पहले इस पर बात होगी। आगे हम नवरात्र के महाविज्ञान पर बात करेंगे। नवरात्र के 9 दिन हम विशेष जीवन शैली अपनाते हैं, उपवास रखते हैं, नींबू पानी पीते हैं, फलाहार करते हैं, साबूदाने खिचड़ी खाते हैं, लौकी का सेवन करते हैं, हवन पूजन यज्ञ। इन सब के बारे में विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान कैसे सनातन के साथ लग करके चलता है, आज इसको जानेंगे, समझेंगे। लेकिन सबसे पहले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इसके चलते केजरीवाल की कुर्सी खतरे में आ गई है। दिल्ली सरकार पर संकट गहरा गया है और आम आदमी पार्टी एक बड़ी मुसीबत में घिर गई है। हुआ यह है कि केजरीवाल ने हाई कोर्ट में अर्जी डाली थी कि ईडी ने मुझे जो गिरफ्तार किया वो गलत था। लोअर कोर्ट ने जिस तरीके से कस्टडी दी वो भी गलत, गैर कानूनी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि आपकी गिरफ्तारी सही है और आपकी कस्टडी भी कानूनन ठीक। कोर्ट ने कहा कि ईडी के सारे सबूत और बयान हमने देखे हैं और इतना सब कुछ काफी है गिरफ्तारी और रिमांड को सही ठहराने के लिए। अब आपको बताता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी गलत हुई है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी की गिरफ्तारी की कार्रवाई बिल्कुल सही है, उसके पास कई सबूत हैं, बयान हैं। इस पर केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि चुनाव के समय में गिरफ्तारी क्यों की गई, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कोर्ट ने इसका जवाब दिया और कहा कि ईडी की कार्रवाई कानून के मुताबिक हुई है। आप ये नहीं कह सकते हैं गिरफ्तारी का वक्त ईडी ने तय किया है। ये गिरफ्तारी और चुनाव, इन दोनों को जोड़ करके जो बयानबाजियां होती हैं, ये गलत है। रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होगी, ना कि चुनाव की टाइमिंग के लिहाज से, हाई कोर्ट ने कहा। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए संवैधानिक नैतिकता का जिक्र किया। कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की चिंता है, ना कि राजनीतिक नैतिकता की। कोर्ट में राजनीति नहीं चलती है, ना कोर्ट पर राजनीति का या बाहरी किसी का दबाव चलता है। केजरीवाल ने कहा कि मेरे खिलाफ कुछ सबूत नहीं है। इस पर हाई कोर्ट ने ईडी के सबूतों, गवाहों का हवाला देते हुए कहा कि हमने ईडी के सबूत देखे हैं। ईडी ने हमारे सामने सबूत पेश किए हैं। गोवा चुनाव में पैसे भेजे गए, इसकी पुष्टि आप उम्मीदवार के बयान में हुई है, यानी कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के बयान में। केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को गलत बताया, लेकिन हाई कोर्ट ने फिर से सबूतों की बात कही। कहा कि ईडी ने जो सबूत पेश किए हैं उनमें हवाला ऑपरेटर्स और आप उम्मीदवारों के बयानों के अलावा व्हाट्सएप चैट और इनकम टैक्स का डेटा भी शामिल है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि सबूत नहीं है। अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने का मतलब यह है कि उनकी जमानत मुश्किल है, क्योंकि उन्हें जमानत चैलेंज नहीं किया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट ने ईडी को जो कस्टडी दी, उसके बाद फिर ईडी से उसने जुडिशियल कस्टडी दी, उसको चैलेंज किया कि ना गिरफ्तारी सही है और ना कस्टडी सही है। ये अब जो स्थिति है आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत लेकर के आई है। शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में 6 महीने के बाद जमानत पर बाहर आए राज्यसभा के सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने माना कि न्याय की एक प्रक्रिया होती है और इसमें देरी भी होती है।
मगर उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत मिलेगी। उस तरफ बीजेपी है जो हाई कोर्ट के फैसले के बाद, केजरीवाल की याचिका खारिज हो जाने के बाद आम आदमी पार्टी का अहंकार चूर चूर हो गया है, यह बात कह रही है। ये पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत यह मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। दिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल को गिराने और खत्म करने का मकसद है। पंजाब की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने और खत्म करने का मकसद है। उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है। यह सामान्य बात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, यह बात हम ऐसे नहीं कह रहे, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही, यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना है। इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदु स्पष्ट कहा है, कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग द अरेस्ट इज इलीगल। अरविंद केजरीवाल की जो तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, देश का एक मुख्यमंत्री कस्टडी में है। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा ये पहला वाकया है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर कस्टडी में है। हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद, यानी कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी के खारिज होने के बाद और कोर्ट के कहने के बाद कि आपकी गिरफ्तारी और आपकी कस्टडी, इन दोनों का जो फैसला है वो सबूतों के आधार पर है। सबूत इतने काफ़ी हैं कि इन दोनों को सही ठहराया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल कुछ बड़े बुनियादी और संगीन सवालों के साथ खड़े हैं। पहला ये कि अब हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल के पास नैतिक रूप से, कानूनी रूप से, लेकिन नैतिक रूप से क्या मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है? शायद नहीं है। तो क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे? अगर नहीं देते हैं तो विकल्प की राजनीति करने का उनका दावा और कट्टर ईमानदार होने और नैतिकता के तकाजा का बार बार हवाला देने का उनका बयान सिरे से खारिज हो जाता है, धराशायी हो जाता है। आरोप लगने के बाद आदमी को इस्तीफा देना चाहिए, यह बात कहने वाली आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने के बाद भी अगर अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो वो अपनी बचाव के लिए जितना कुछ भी आधार बनाते हैं वह सब अरविंद केजरीवाल को डिफेंसलेस करते हैं, क्योंकि वो ठहरते नहीं। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो दिल्ली की सरकार सुचारू रूप से नहीं चल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार नहीं चलेगी तो केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली में जो मौजूदा सरकार है उसको भंग करके, हटा करके राष्ट्रीय शासन लागू कर दे, क्योंकि यही व्यवस्था संविधान में है। राष्ट्रीय शासन से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल अगर अपनी कुर्सी छोड़ते हैं तो अगला सवाल ये कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इन तमाम बड़े सवालों के साथ आज हमारी चर्चा शुरू होती है और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे लीगल एडर आशीष सिन्हा और संविधान के जानकार मुरारी तिवारी, और संविधान की जानकार गीता जी भी हमारे साथ आ गई हैं। मुरारी जी, देश का हर आदमी ये जानना चाहता होगा कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी के खारिज हो जाने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के आज के बयान के बाद कि आपकी गिरफ्तारी, कस्टडी दोनों कानूनन सही है। अगर अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाना चाहते हैं तो कानूनन तो दुरुस्त है,
लेकिन प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं है। अगर सरकार नहीं चल पा रही है, ऐसी स्थिति बनती है, तो केंद्र के पास क्या अधिकार हैं? देखिए, अभी आपने देखा होगा दिल्ली हाई कोर्ट से लगातार तीसरी बार पीआईएल डिसमिस होती है, जिसमें ये चैलेंज किया गया था कि चीफ मिनिस्टर जेल से सरकार कैसे चलाएंगे और लीगली परमिसिबल नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने बार बार इशारा किया कि नहीं, देयर इज नो बार इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस पर तो कोर्ट में तीनों बार यही फैसला हुआ। लेकिन हम सबको समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 163 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, जहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं, उसमें चीफ मिनिस्टर के साथ साथ एक डिप्टी सीएम भी इसलिए बनाया जाता है कि कल को ऐसी कोई अनअवॉइडेबल स्थिति आ गई चीफ मिनिस्टर के साथ, तो वहां पर डिप्टी सीएम काम कर सकता है। पर्पज यही होता था डिप्टी सीएम का। लेकिन दिल्ली में तो यह विकल्प भी नहीं है ना। यहाँ स्थिति ऐसी है कि डिप्टी सीएम भी, उसकी पोस्ट भी करीब करीब कई महीनों से खाली पड़ी है। तो इस स्थिति में प्रैक्टिकली संभव नहीं लगता हम सबको, एक आम आदमी भी समझ रहा है। अब इसके बाद आपको एक चीज मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब भी केजरीवाल जी को समन जा रहे थे, तो 1 बार 2 बार 3 बार 9 बार समन गया, जबकि ये पहली समन में ही आदमी जा करके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकता था और जा करके बताते जो इनके पास मटेरियल होता वो ज्यादा बेहतर स्थिति होती। सिमिलरली अभी जो स्थिति पैदा हो रही है, ये धीरे धीरे राष्ट्रपति शासन लागू की तरफ स्थिति ले जा रहे हैं, अपने आप ही स्थिति चली जा रही है। क्योंकि आप जब तक कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था नहीं करेंगे, जेल मैनुअल का एक लिमिटेशन। जी, गीता जी, मुरारी जी कह रहे हैं कि दिल्ली में राष्ट्रीय शासन लागू होने के आसार बढ़ते चले जा रहे हैं, जो स्थितियां हैं उसी तरफ जाती हुई दिखती हैं। 239 AA नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट के तहत बहुत सारे प्रोविजंस हैं दिल्ली में सरकार चलाने के, सरकार के अपने अधिकार और केंद्र सरकार के अपने अधिकार हैं। लेकिन आज जो संकट है वही संकट है कि यह सरकार चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। अगर अरविंद केजरीवाल कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो सरकार नहीं चलने की स्थिति साबित कर देना आसान होगा केंद्र के लिए, और फिर उसके बाद राष्ट्रीय शासन लगाना। जो स्थितियां अभी हैं दिल्ली में, आप जानती हैं, उसमें सरकार के चलते रहने और राष्ट्रीय शासन लागू नहीं होने की कोई गुंजाइश दिखती है? देखिए, सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। कॉन्स्टिट्यूशनल इशू ये कहता है कि वो सरकार जेल से चला सकते हैं। लीगली कोई बार नहीं है। जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, वो कहता है कि अगर किसी को 2 साल और 2 साल से ज्यादा की सजा हो तो फिर वो कॉन्विक्ट हो जाता है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा, रह सकता। हाँ, नहीं रहेगा जी। इसमें अभी उनके अगेंस्ट खाली एक इन्वेस्टिगेशन, एक ट्रायल शुरू हुआ है। तो पीएमएलए का ट्रायल है, पर वो ट्रायल है, अभी कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई ट्रायल कंटिन्यू शुरू नहीं हुआ है। अभी तो वो बेल मांग रहे हैं, बेल रिजेक्ट हो गई है, तो लीगल बार कोई नहीं है। अब क्वेश्चन आया कि क्या कोई सरकार जेल में रह के कोई सरकार चला सकता है? ये एक्चुअली एक प्रैक्टिकल बात है कि आप अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से आपको कितना मीट करना है, आपको मीट करने की ज़रूरत है नहीं है, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स होल्ड करोगे, कैसे करोगे? क्योंकि जेल में बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप कितनी बार फोन कर सकते हो, कितनी बार बात कर सकते हो लोगों से, किस किस से बात कर सकते हो, ये सब जेल में रिस्ट्रिक्शंस हैं। इस में प्रैक्टिकली सरकार चलाना कॉन्स्टिट्यूशनली उनका पूरा हक है और उनको कोई आपत्ति नहीं है। प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा मुश्किल है। अब कोई जिसको 9 बार समन आ गए हो
उनको ये भी उनके अंदाज में होगा कि ये नौबत आ सकती है, और ये नौबत आने के लिए उन्होंने कितनी तैयारी की है कि वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सब कुछ समझा के चले गए हैं। तो ऑटो पायलट में विद वेरी लिटिल इंटरवेंशन अगर उनकी सरकार अच्छे से चल सकती है तो आपत्ति नहीं है उसमें। जी आशीष, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि गीता जी ने, दोनों हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली जेल में रह करके एक आरोपी मुख्यमंत्री के सरकार चलाने के आगे कोई अड़चन नहीं है। हो सकता है प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं है, सरकार नहीं चल सकती है। अभी एक रोज पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी में उन्होंने कहा कि ये जो अलग अलग महकमे हैं जिनका कामकाज नहीं हो रहा है, इन लोगों से मैं चाहता हूं जानना परखना कि आखिर क्या चल रहा है। तो ये लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये आ नहीं रहे हैं। तो एक ज़मीन तो उन्होंने पहले से तैयार करनी शुरू कर दी है कि यहाँ काम नहीं हो रहा है और यह जो मंत्री हैं सहयोग नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सरकार चलाने की हालत में नहीं है। तो आपको लगता है कि या तो अरविंद केजरीवाल कुर्सी छोड़ेंगे और किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अगर आम आदमी पार्टी इस बात पर अड़ी रही कि नहीं मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे, तो फिर एक संकट यहाँ सरकार के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। क्या हो सकता है? देखिए, जाहिर तौर पर राणा जी, हालांकि इसकी भूमिका जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे उपराज्यपाल के लेटर का, जो उन्होंने एमएचए को लिखा है, वहां पे भूमिका लिखी जा चुकी है। किसी भी निर्णय को लेने से पहले ठोस आधार बनाया जाता है और वही ठोस आधार अब बनाने की कोशिश की जा रही है। एलजी अपने लेटर में क्या कहते हैं कि हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, आइए मिलकर बैठकर बात कर लेते हैं। कुछ चीजें हैं जैसे कि अभी पानी की समस्या होगी, गर्मियों में बिजली की समस्या होगी, जो दूसरी मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आने वाले समय में गर्मियों में लोगों को दिक्कतें ना हो। बिजली की समस्या भी होगी, लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो आए नहीं है। तो एक भूमिका जो है वो तैयार होनी शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की कई और मीटिंग्स का जिक्र किया जाएगा। दूसरी बात, जो आज हाईकोर्ट का फैसला आया है राणा जी, उस पर कुछ लाइन में कहना चाहूंगा। ये दरअसल अरविंद केजरीवाल का एक सेल्फ गोल मैं इसे कहूंगा। अरविंद केजरीवाल को इतनी जल्दी रिट पिटीशन में हाईकोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को और अपनी हिरासत को चुनौती दी है, क्योंकि कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन आए हैं वो निगेटिव आए हैं, बहुत ज्यादा निगेटिव आए हैं। अभी तक अरविंद केजरीवाल ने चाहे 2 शब्दों में अपने आप को कहा हो, जब दूसरे समन में को माफ करिएगा, जब दूसरी बार ईडी ने उनको पेश किया था अदालत में, तो उन्होंने कहा था कि हम रिमांड का विरोध नहीं करेंगे। जब जेसी में भी वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा हम रिमांड का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन हाईकोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन आए हैं उस समय अरविंद केजरीवाल अपर हैंड हो गए थे, लेकिन हाईकोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन आए हैं वो बहुत ज्यादा निगेटिव आए हैं। पहला ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट ये कहता है कि आपने अप्रूवल पर सवाल उठाया। आपने अप्रूवल पर सवाल उठाया, इसका मतलब है आपने कोर्ट पर सवाल उठाया। सवाल इसलिए क्योंकि अप्रूवल कोर्ट के आदेश के बाद ही होता है। दूसरी बात अदालत ने ये कही कि हिरासत कहीं से भी अवैध नहीं था। तीसरी बात कोर्ट ने ये कही कि आप ये तय नहीं करेंगे कि कब गिरफ्तारी हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि चुनाव के समय इनको गिरफ्तार किया गया है, तो गिरफ्तारी को भी सही करार दिया था। चौथी अहम बात, राउस एवेन्यू कोर्ट ने जो ईडी की रिमांड पर भेजा था उसको भी अदालत ने सही करार दिया। पांचवी अहम बात, ईडी ने जो गोपनीय दस्तावेज अदालत में दाखिल किए थे जिसमें आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार का जिक्र है पैसे की ट्रांजैक्शन को लेकर, उस पर अदालत ने भरोसा जताया है। छठी अहम बात, अदालत ने ये साफ कहा कि ये पॉलिटिकल एरिना नहीं है, यहाँ पर राजनीतिक जो नैतिकता है वो अलग है, अदालत की नैतिकता जो है वो अलग है, तो इन दोनों को अलग करके देखना है। आठवीं अहम बात, अरविंद केजरीवाल ने याचिका तो जरूर फाइल की, अरविंद केजरीवाल ने रिमांड को भी जरूर चुनौती दी, लेकिन जो 2 रिमांड थे, यानी जब दूसरी बार ईडी के रिमांड पर वो गए और दूसरी बार जब वो फिर उसके बाद तिहाड़ जेल गए, तो दोनों ही रिमांड को चुनौती नहीं दी। और यही बात ईडी ने अदालत में साबित कर दी कि इन्होंने तो खुद स्वीकार किया कि आप हमें रिमांड पर भेज दो। जब ये खुद स्वीकार करते हैं कि आप हमें रिमांड पर भेज दो, तो ये रिमांड को चुनौती कैसे दे सकते हैं। 9वीं अहम बात, अदालत ने इस बात को माना है कि ईडी के पास जो अभी सबूत मिले हैं, प्राइमा फेसाई जो सबूत है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस इस समय ईडी के पास है। और 10वीं अहम बात, चूंकि मामले की जांच इस समय चल रही है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। तो ये तमाम ग्राउंड्स हैं और मुझे लगता है कि जब कल अखबार की सुर्खियों में सारी चीजें जो हम डिस्कशन कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जाएगा, तमाम व्यूअर्स देख रहे होंगे, और ये जब लोगों के बीच में जाएगा, तो एक जो पॉजिटिव छवि निकली थी अरविंद केजरीवाल की, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें रिमांड पर भेज दो, हम रिमांड का विरोध। अब मैं तिवारी जी के पास आना चाहता हूं।
ये अप्रूवर का सर एक सवाल था। बार बार आम आदमी पार्टी ने लोगों के बीच में जाकर के अपने लिए जो दलील रखी थी वो ये रखी थी कि ऐसे लोग जो पहले गिरफ्तार हुए थे उन्होंने अपने 7 बयानों में या 8 बयानों में अरविंद का नाम नहीं लिया, लेकिन बाद के एक बयान में नाम ले लिया, 3 बयान में नाम नहीं लिया और 1 बयान में ले लिया। कुल 12 बयान हुए, 2 बयानों में नाम ले लिया, 10 में नहीं लिया। इस तरीके से उनको दबाव में ला करके, डरा करके, धमका करके आपने अपने मनमाफिक बयान ले लिया। कोर्ट ने कहा है कि इसको समझो, अप्रूवर जो है वो एजेंसी के जरिए नहीं तय होता, अप्रूवर कोर्ट तय करता है कि हाँ यह आदमी अप्रूवर बनने के लायक है और कोर्ट की मंजूरी के बाद ही आप जाते हैं। तो यह जो लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी की दलील थी अपने डिफेंस की लिहाज से, अपने आप को कट्टर ईमानदार साबित करने के लिहाज से, उसको भी कोर्ट ने हटा दिया। तो ये बहुत बड़ा डिफेंस था जो सामने से हट गया है। दूसरा ये है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गिरफ्तारी और कस्टडी, इन दोनों के लिए पुख्ता सबूत हैं। अब ये दोनों जो स्थितियां हैं ये अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़े सवालों में खड़ा करती हैं, और जो अभी तक उनका बेसिक प्रेमाइस था ईमानदार होने का, एक लीग से हटकर राजनीति करने का, यह ध्वस्त होता है। तो अब आपको लीगली आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को लेकर, अरविंद केजरीवाल किस रास्ते जा सकते हैं, आपको कौन सा रास्ता दिखता है? देखिए, अभी तो इन्वेस्टिगेशन का स्टेज है और ये अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता राणा जी, तब तक हम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं आते कि किसी भी केस को लेकर के। और आपने बिल्कुल मैं ठीक सर कहा। आप दोनों से 1 बाय 1 सवाल पूछता हूं सर, हाँ ना में, क्योंकि हमारा दर्शक समझ जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं, आप कहें कि नहीं दे सकते हैं, संविधान उनको इसके लिए बाध्य नहीं करता है। मेरा दूसरा सवाल है, जेल से सरकार चल सकती है? देखिए, दोनों जवाब आपका हाँ में है, लेकिन हाँ ना में हर बात का जवाब नहीं दिया जा सकता सर, जब तक उसको मैं बस समझाना चाहता हूं, जेल से सरकार सर प्रैक्टिकली चल पाएगी? देखिए, बिल्कुल नहीं चल पाएगी, हम सबको समझ में आ गया। मैंने आपको ओपनिंग तो सेंटेंस में कहा आम आदमी था पार्टी को एक नया मुख्यमंत्री रखना पड़ेगा, ये संभव नहीं है, एक नया मुख्यमंत्री तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल तैयार करना चाहिए उनको, और इस स्थिति के लिए मुझे लगता है तैयार कर भी लिया ठीक है होगा। सर, अगर मुझे लगता नया है मुख्यमंत्री होता है तो अरविंद केजरीवाल को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। अब ये तो उनकी जिम्मेवारी है, वो ठीक देखेंगे सर, कैसे। ठीक सर, अगर अरविंद केजरीवाल कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो सरकार संकट खड़ा होगा गवर्नेंस का। देखिए, अभी जिक्र हो ही रहा था कि वो धीरे धीरे बैकग्राउंड बन रहा है। ठीक है सर, राष्ट्रपति शासन लागू ठीक होने है। के अब आसार सर आप नजर मुझे आ ये बताइए कि अगर इस तरह का संकट होता है कि नॉन गवर्नेंस की स्थिति आ जाती है, तो संविधान में प्रावधान क्या है केंद्र के पास? इमरजेंसी लागू होगी। हमारे गवर्नर साहब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति हमारे 239AA में इमरजेंसी लागू करते हैं, और गवर्नमेंट एलजी के थ्रू चलेगी यहाँ पर, और बिल्कुल सारी स्थिति फिर एज ए नॉर्मल गवर्नमेंट की तरह ही चलती है। गीता जी, एक सवाल, उपराज्यपाल एक नुमाइंदा है केंद्र का दिल्ली के भीतर, उपराज्यपाल के विवेक के आधार पर यहाँ फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ की स्थितियाँ, दिल्ली में सरकार शासन की स्थितियाँ कैसी होनी चाहिए कि उनको लग जाए कि अब यहाँ अनुशंसा कर देनी चाहिए राष्ट्रपति शासन की? देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि आर्टिकल 356 जब आप इमरजेंसी लागू करते हैं, इसकी यूज़ अगर हम जितना कम से कम करें उतनी हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको यूज़ किया था, उसका उपयोग किया था गवर्नर्स रूल का, और उसके बाद बहुत सी सरकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, उन्होंने 356 का उपयोग किया। पर मुझे लगता है कि जितना कम उपयोग किया जाए उतना अच्छा है। अगर कोई लीडर डिस्क्वालिफाइड हो तो 8(3) में डिस्क्वालीफाई होता है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। 8(3) में ये डिस्क्वालीफाइड नहीं है। अब ये इनको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि अगर ये नहीं रन कर सकते तो इनके बाकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको उनमें कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा
और उनको या कोई भी जो 6 महीने में बिना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने के भी वो गवर्नमेंट रन कर सकता है। ये बहुत हमारी लीगल हिस्ट्री, गीता जी हमारी एक मिनट मैं अपने दर्शकों के लिए, उपराज्यपाल की अनुशंसा पर अगर केंद्र राष्ट्रपति शासन लगाता है तो उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार 6 महीने तक बिना किसी चुनाव के सरकार चला सकती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई नॉट इलेक्टेड, सपोज केजरीवाल टेक्स हिज वाइफ, शी इज नॉट अ इलेक्टेड मेंबर, तो वो 6 महीने में उनको असेंबली की सीट जीतनी पड़ेगी। मैं आपको ये कह रही हूँ, जहां तक के पुटिंग हैविंग गवर्नर्स रूल इज कंसर्न, मुझे लगता है कि अगर कोई क्राइसिस नहीं आए, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आए दैट यू हैव टू डिक्लेयर इंटरनल इमरजेंसी और यू हैव टू डिक्लेयर गवर्नर्स रूल, तब तक गवर्नर्स रूल नहीं होगा। ठीक है, गवर्नर के साथ इलेक्टेड गवर्नमेंट को, आफ्टर ऑल ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, गवर्नर के साथ इलेक्टेड गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से इनको फंक्शन करना होता है। वैसी स्थितियां बनती हुई दिखती नहीं है। उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार, इन दोनों के बीच में टकराव सरकार के आने से ही चल रहा है और यह लड़ाई लगातार बढ़ती चली गई और आज इस मकाम पर आ गई है कि सरकार के ऊपर एक गहरा संकट खड़ा है। आशीष, एक आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का बयान बीजेपी को एक बड़ा हथियार देता है यह साबित करने का कि हम जो कह रहे थे वह सही है, यह कोई कट्टर ईमानदार नहीं, ये सब लोग चोर हैं, बेईमान हैं और इसीलिए जेल में हैं, क्योंकि कोर्ट कह रहा है कि आपके पास गिरफ्तारी और कस्टडी में ले जाने के लिए सबूत है। मैं दूसरी बात पर आता हूँ, कोर्ट ने यह कहा कि अप्रूवर जो है वो एजेंसी नहीं तय करती है, वो कोर्ट के परमिशन से अप्रूवल तय होता है। अगर आप ये कहते हैं कि अप्रूवर जो है वो गलत है, अप्रूवर के जरिए सरकार या एजेंसी इस केस को कहीं और ले जा रही है दबाव में, तो आप कोर्ट के निर्णय का, कोर्ट के फैसले का अपमान करते हैं, उसकी अवमानना है। क्या इसके बाद आम आदमी पार्टी अप्रूवर का हवाला देकर के इस केस को गलत साबित करने या पॉलिटिकली मोटिवेटेड साबित करने की कोशिश कर सकती है? नहीं राणा जी, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी इस पॉइंट पर जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आज साफ कहा है कि अगर आप अप्रूवर पर सवाल उठाते हो तो इसका मतलब यह है कि आप सीधे सीधे कोर्ट पर सवाल उठाते हो। तो अब ये चैप्टर तो आम आदमी पार्टी का लगभग क्लोज मान के चलिए। दूसरी है बात, उनकी तरफ से तैयारी ये की जाएगी कि जो हाईकोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है उनको, उन पर जल्द से जल्द रोक को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, पिटीशन तो फाइल करेंगे ही और हाईकोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है उनको हटाने की भी मांग करेंगे। लेकिन डैमेज हो चुका है, आप ये तय मान के चलिए, जो डैमेज अभी तक नहीं हुआ था वो डैमेज हो चुका है, क्योंकि हाईकोर्ट का ये फैसला है, हाईकोर्ट की ये टिप्पणियां हैं और हाईकोर्ट के ये शब्द है। ये शब्द किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, ये शब्द दिल्ली हाईकोर्ट के हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस के हैं। तो उसका लोगों के मन पे जो इम्पैक्ट जाएगा वो दूसरी तरह का इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी इतनी जल्दी इस मामले में राणा सर राहत नहीं मिलने वाली है। अरविंद केजरीवाल भले ही अप्रोच कर ले, लेकिन आप ये तय मान के चलिए कि इस मामले में इतनी जल्दी राहत नहीं मिलेगी। ये वही मामला है जिसमें 13 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने जमानत अर्जी दाखिल की है, जिस पर सुनवाई अब 20 अप्रैल को है। तो इस मामले में अरविंद केजरीवाल अगर किंग पिन, जो ईडी बताती है, ईडी ये कहती है कि हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं, तो इतनी जल्दी जमानत भी नहीं मिलने वाली, इतनी जल्दी राहत भी नहीं मिलने वाली। चूंकि जांच जारी है, जांच कंप्लीट नहीं हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में राहत मिलने वाली है। अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी अप्रोच करके हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां हैं उसे हटाते हैं। लेकिन मेरा वही कहना है जो मैंने शुरुआत में कहा था राणा जी, कि इन्होंने सेल्फ गोल किया है, अभी इस याचिका दाखिल करने की जरूरत इन्हें नहीं थी। मुरारी जी, गीता जी और आशीष, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के सामने जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं दिल्ली में और जो अभी की स्थितियां हैं उनको रखने और समझाने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल के लिए अगर कहीं कोई राहत मिल सकती है तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों की जो ऑब्जर्वेशंस और फैसले रहे हैं, इसको देखते हुए इतनी आसानी से कोई राहत दे देगा
दूर दूर तक इसकी गुंजाइश नहीं दिखती है। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, इस बात का नैतिक दबाव उनके ऊपर होगा। अगर नहीं देते हैं तो सरकार संकट में होगी, अगर दे देंगे तो अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा? यह सारे सवाल आज की तारीख में हवा में तैर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार दोनों के ऊपर बहुत बड़ा संकट है आज की तारीख में।